हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका अभिनंदन। मैं राजाराम मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हिंदी अध्यापिका सीमा कौशिक आज आपको हिंदी क्लास में समास पढ़ाने जा रही हूँ। तो समास में हम जो मेन पॉइंट्स हैं वो समास की परिभाषा, समास क्या होता है, समस्त पद, समास विग्रह, समास के भेद और समास में अंतर, तो ये सब हम समास में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज हम समास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शब्द निर्माण और समास। कि समास होते क्या हैं? समास होती है शब्द निर्माण की प्रक्रिया, कि शब्दों का निर्माण करते हैं समास। तो बेटा जो दो शब्द हैं या तीन शब्द हैं उनको मिलाकर जो है वो एक नया शब्द बना देते हैं। समास होता है संक्षिप्त, संयोग और मिश्रण करना। संक्षिप्त यानी कि बहुत सारे शब्दों को छोटा कर देते हैं वो। संयोग यानी कि मिल जाना, मिश्रण करना, मिल जाना, संयोग या मिश्रण, मिश्रण कर देना, मिला देना, संयोग हो जाना, मिल जाना। तो जैसे कि बहुत से उदाहरण हैं, देश का वासी, अपने आप पर बीती, गंगा और यमुना, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। तो ये इसमें हमारे 2-3-4 शब्द है और उनको मिलाकर आप बीती, गंगा, यमुना, विद्या धन ये कर दिया गया है। अब इसी से आपको पता चल रहा है कि ये समास होते हैं, वो 2 या 3 शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, वो भी स्वतंत्र शब्द। यानी कि जो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्द मिलकर एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना कर देते हैं, तो बच्चों वो हो जाते हैं समास। तो इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा भी यही होती है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द या वाक्यांश भी कह सकते हैं हम, उनको संक्षिप्त करके जब उनमें एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है उसको हम समास कहते हैं। तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं समस्त पद पर। समस्त पद को हम समासिक पद भी कह सकते हैं। समस्त पद क्या होता है? यानी कि जब हम नया समास करने के पश्चात जो नया शब्द बनाते हैं, यानी कि समास हमारा हो गया और नया शब्द बन गया, तो वो समस्त पद हो जाता है। समस्त पद यानी कि बहुत सारे शब्दों को जब जोड़कर हम उसका समास कर दें, यानी इसको छोटा और संक्षिप्त कर देते हैं, तो वो जुड़ा हुआ दिखाई देता है। यानी कि जब वो बिखरे हुए शब्द होते हैं तो वो कारक विभक्तियों से, चिन्हों से या अव्ययों से जुड़े रहते हैं, जैसे और, काके, की, के, द्वारा, से, इस तरह से जुड़े रहते हैं। लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो वो नए शब्द बन जाते हैं और उनके बीच में कोई भी विभक्ति नहीं रहती। ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं? समस्त पद बन जाते हैं, जिसको हम सामासिक शब्द भी कह सकते हैं, सामासिक शब्द भी कह सकते हैं। तो बेटा जो भी शब्द बनते हैं उसमें जो मान लो कोई भी शब्द हो, उसमें जो पहला शब्द होगा उसको तो हम बोलेंगे पूर्व पद, और जो उसका दूसरा शब्द होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। जैसे कि इसमें तालिका में दे रखा है, जैसे समस्त पद है देशवासी और पूर्व पद, इसमें पहला शब्द देश है इसलिए वो पूर्व पद हो गया, और इसमें दूसरा शब्द उत्तर पद है तो वो उसमें वासी हो गया। इसी तरह बच्चों और भी दे रखे हैं, आप बीती, गंगा, यमुना, विद्याधन, गजानन, आजन्म। इसमें देखो सब में पहला शब्द है आप, गंगा, विद्या, गज, ये सब क्या है? पूर्व पद, और बाद के शब्द बच्चों क्या बन गए? उत्तर पद। तो बच्चों आपको समास की परिभाषा और समस्त पद बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम करेंगे समास विग्रह। तो समास विग्रह बिल्कुल उसका उल्टा हो गया कि समस्त पद तो यानी कि हम जब कारक विभक्तियों को, चिन्हों को हटाकर उनको मिलाकर संक्षिप्त करके यानी कि संयोग और मिश्रण करके बना देते हैं उसको अच्छी प्रकार से, दो शब्द बन जाते हैं। उसमें
छोटा बन जाता है तो वो समस्त पद हो जाता है। और समास विग्रह क्या हो जाता है, जब उन दोनों शब्दों को हम अलग कर देंगे। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़े थे अभी देशवासी, अब इसको हम अगर ये कर देंगे देश का वासी, हमने विभक्ति चिन्ह लगा के इसको अलग अलग कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, समास विग्रह। यानी कि दो वस्तुओं को अलग करना, दो चीज़ों को जैसे हम अलग कर देते हैं ना, ठीक है, इसी तरह हम जब दोनों शब्दों को अलग कर देंगे और उनके बीच में कोई विभक्ति चिन्ह और, से, के, द्वारा, का, के, की ये सब लगा देंगे तो वो समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि समस्त पद को पहले की स्थिति में लाने वाली जो अवस्था हो जाती है वो समास विग्रह हो जाती है। यानी कि हम उनको पहले जो जुड़े हुए थे पूर्व पद और उत्तर पद थे उनमें, उनको अब हम विभक्ति चिन्हों से हम जोड़ देंगे। जैसे देशवासी, देश का वासी, आप बीती, आप अपने आप पर बीती, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, जिसमें हमने और, पर, का, इनसे हमने जो करके इन शब्दों को अलग कर दिया, समस्त पद को अलग कर दिया, तो वो बन गया समास विग्रह। विग्रह का मतलब ही होता है अलग करना, विग्रह हो जाना, अलग करना। ठीक है बच्चों, ये आपको समास विग्रह समस्त पद समझ आ गया होगा। अब हमें जब भी हम समस्त पद से समास विग्रह करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। तुम्हें मैंने बताया कि समासिक शब्द के अंदर यानी कि समस्त पद के अंदर जो पहला शब्द होगा वो पूर्व पद कहलाएगा और जो बाद का शब्द होगा वो उत्तर पद कहलाएगा। दूसरा है, इसमें दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं। जैसे हमने मान लो कर लिया तन, मन, धन, तो इसमें जो विभक्ति चिन्ह हम विग्रह करते हुए करेंगे तो उसमें हम आखिरी शब्द के साथ लगाएंगे। जैसे तन, मन और धन, तन मन में और नहीं लगा, तन, मन और धन, तो इसमें हमें इस तरह से करना है। इसी प्रकार जब हम समास में क्या करते हैं, समास की प्रक्रिया में जब हम ये इनको कोई भी शब्दों को जब हम समस्त पद में बदलते हैं, जैसे हमने किया गंगा और यमुना, जब हम उसका समस्त पद बनाएंगे यानी कि उसका समास बना देंगे, उनको मिलाएंगे, तो हम क्या करते हैं, जो विभक्ति उसके बीच में लगी हुई है उन शब्दों को जोड़ने के लिए हमें उन विभक्तियों को हटाना पड़ेगा। जैसे गंगा और यमुना, हमें गंगा यमुना दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए उसके बीच में से और को हटाना पड़ेगा। जैसे गंगा और यमुना, गंगा यमुना, और उसके बीच में हम योजक चिन्ह लगा देते हैं। इसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल राजा का पुत्र, तो इसमें हमें का चिन्ह, ये जो विभक्ति चिन्ह है इसको हटाकर हमें क्या करना पड़ेगा, राजपुत्र। यानी कि ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम समास बनाते हैं तो जो बीच में विभक्ति चिन्ह है उनका लोप हो जाता है, यानी कि वो हट जाते हैं। समझ आ गया। और पूर्व पद और का दीर्घ स्वर हर्ष में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था तुम्हें, राजा का पुत्र राजपुत्र, तो राजा के आ को ह्रस्व होकर राज हो गया, राजा का राज बन गया, राजपुत्र। तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे कि हमें समास विग्रह और समास करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह कई बार होता है कि समास के नाम का निर्धारण करने के लिए भी उसका विग्रह उसी के अनुसार होना चाहिए, कि जो भी हम समास का विग्रह कर रहे हैं उसमें उसी प्रकार से विभक्ति चिन्ह लगने चाहिए। जैसे किसी समास में विभक्ति चिन्ह हम कारक विभक्ति के अनुसार लगाते हैं, का, के, की, से, के द्वारा, ठीक है, पर, में, ये हमारे लगते हैं। कहीं हम और लगाते हैं, कहीं हम के समान लगाते हैं, है जिसका, इस तरह से लगा देते हैं। तो वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, विग्रह उसी के अनुसार होना चाहिए। अब हम करते हैं समस्त पदों या सामासिक पदों की रचना कैसे होती है इनकी, कि समस्त पदों की रचना का एक ही स्रोत होता है, और वो कौन सा होता है कि उसको हम क्या कहते हैं, समस्रोतीय समास। यानी कि भिन्न भिन्न स्रोतों से आए पदों में समास होने पर उसे संकर समास कहते हैं।
देखो बच्चों, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या होता है इसमें, कई बार होता है कि जो पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है वो दोनों में ही तत्सम शब्द होते हैं। कई बार होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही तद्भव शब्द होते हैं। कई बार होता है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विदेशी शब्द होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे समस्रोतीय समास, यानी कि दोनों ही पदों को एक ही जगह से लिया गया है, एक ही स्रोत है उनका आने का, यानी कि दोनों ही तत्सम, दोनों ही तद्भव, दोनों ही विदेशी भाषा से हो। जैसे एग्जाम्पल में देखो तुम, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र, तो इसमें क्रीड़ा भी तत्सम शब्द है और क्षेत्र भी तत्सम शब्द है। गृही स्वामी, इसमें गृही और स्वामी दोनों तत्सम शब्द हैं। इसी तरह इसमें आगे है पथ भ्रष्ट, तो पथ और भ्रष्ट दोनों ही तत्सम है। अब इसमें है घुड़सवार, चारपाई, आप बीती, इनमें दोनों ही तद्भव शब्द हैं। इसी प्रकार नीचे है जेब खर्च, राह खर्च, आराम गाह, इसमें दोनों ही विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इनको हम बोलते हैं समस्रोतीय समास, यानी कि जिनका स्रोत, दोनों ही पदों का स्रोत एक हो। अब हम आगे करते हैं संकर समास। संकर समास क्या होते हैं? संकर समास में होता है कि एक जो शब्द होता है वो मान लो तत्सम है, दूसरा शब्द कोई विदेशी भाषा का भी हो सकता है, तद्भव भी हो सकता है, यानी एक तरफ का स्रोत दूसरा हो, एक तरफ का कोई और हो। जैसे इसमें योजना, कमीशन, इसमें योजना तो तत्सम शब्द है और कमीशन अंग्रेजी भाषा का शब्द आ गया, यानी कि विदेशी। पॉकेट मार, पॉकेट अब विदेशी यानी अंग्रेजी भाषा का शब्द है और वो मार तद्भव है। हाथी खाना, हाथी खाना में क्या है? तद्भव है हाथी, और खाना विदेशी शब्द हो गया। रेलगाड़ी में विदेशी शब्द रेल हो गया, तद्भव गाड़ी हो गया। तो बच्चों ये हमने आज क्या किया है, हमने सबसे पहले समास की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने सीखा समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, और कई जो शब्द होते हैं समास के अंदर समस्रोतीय समास भी होते हैं, संकर समास भी होते हैं। समस्रोतीय मैंने तुम्हें बताया कि जो दोनों ही पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही सेम स्रोत से आए हो, यानी अगर दोनों तत्सम है तो दोनों तत्सम ही हो, दोनों तद्भव हो, दोनों विदेशी हो। लेकिन संकर समास में एक तरफ का स्रोत दूसरा होता है, दूसरे पद का स्रोत कहीं और से, यानी पूर्व पद मान लो विदेशी भाषा का है तो उत्तर पद तत्सम या तद्भव का है, इस तरह से। अब हम आगे करेंगे समास के भेद, कि समास के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों समास के भेद होते हैं, समास के समस्त पदों में किस पद की प्रधानता है, कि देखो प्रधानता के आधार पर तो समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं वो? समानता के आधार, यानी कि पद की प्रधानता के आधार पर। पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, कोई समास ऐसा होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और कोई समास ऐसा होता है जिसमें कोई अन्य यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि जो हमारे 3 समास होते हैं उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसमें तीनों में ही, जैसा कि आप देखो इसमें बताया गया है, ये पिक्चर देखो, इसमें तत्पुरुष के ही भेद के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु को रखा गया है। तो इसमें देखो तीनों में ही उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसके आधार पर बच्चों देखो पता चल रहा है ना कि 4 प्रकार के बने, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि, यानी कि समस्त पदों की प्रधानता के आधार पर हमारे 4 भेद बने हैं, ठीक है। और
वैसे जो होता है हमारे 6 प्रकार के माने गए हैं, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु ये हमारे उत्तर पद की प्रधानता के कारण इनको तत्पुरुष के समास के भेद में ही बता दिया गया है। लेकिन जो हमारे कुछ विद्वान होते हैं बच्चों, वो क्या मानते हैं, इनको अलग से मान लेते हैं, तो इसको 6 भेद भी मान लिया जाता है। ठीक है, तो हम जब विग्रह करते हैं हम 6 भेद के आधार पर ही करते हैं इनका विग्रह। ठीक है, तो बच्चों समास के भेद 6 हो गए हमारे, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो इसको शॉर्ट में मैं तुम्हें बताती हूँ, फिर डिटेल में इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में देखो, समास अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में, कर्मधारय में और द्विगु में, इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है। तो बच्चों इसको डिटेल में इन सभी समास की परिभाषाएं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको समास बहुत अच्छे से समझ आ जाए।